अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच कोई आप सुनो, तो इमरान खान की जो स्पीच होगी उसमें उसकी समरी क्या होगी? इमरान खान अपनी स्पीच में एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि इन लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमने टोटल आउटपुट के अंदर इतना हमने इजाफा किया। यानी कि इमरान खान कहेंगे इस वक्त हमारी जो करंट जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कितना है? वो 2% है। यानी 2019 के मुकाबले में 2020 में हमने 2% आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस किया। इमरान खान एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जॉब के इतने अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट की, इतने नए सेक्टर्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किए और इस वक्त इतने लोगों को न्यू जॉब्स मिल चुकी हैं। इमरान खान साहब बताएंगे कि हमने वेलफेयर के लिए इतने ज़्यादा काम किए, हमने प्राइम मिनिस्टर स्कीम के थ्रू हमने हाउसेस पे हमने इतने लोगों को हमने लोन दिए, हमने पाकिस्तान की तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन को हमने कोरोना वैक्सीन फ्री में हमने उनको प्रोवाइड किया। पाकिस्तान के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड से कंपेयर करके आपको बताएंगे। तो इमरान खान की जो स्पीच होगी उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड्स के फिगर्स होंगे। इमरान खान बताएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स इतनी इंक्रीज हुई है, हमने इंपोर्ट्स को इतना डिक्रीज किया। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच होगी या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल की जो स्पीच होगी उसके अंदर करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और पॉजिटिव एनालिसिस क्या होती हैं? करंट फिगर्स होती हैं, करंट फिगर्स और हाउ एक करंट इकोनॉमी स्टेक टुगेदर। तो करंट फिगर्स होती हैं और जो आपकी करंट फैक्ट्स हैं उनको अगर स्टेटमेंट में आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपका आंसर क्या होगा? करंट जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट एम्प्लॉयमेंट रेट, करंट इन्फ्लेशन रेट, करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट सिचुएशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यानी कि आप करंट फिगर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम कर क्या रहे होंगे? हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी होती हैं और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स किन्हें कहा जाता है? ठीक है, फिर पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, पाकिस्तान के जो 4 बड़े अपोजिशन लीडर्स हैं उनमें एक शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और फजल रहमान साहब हैं या मरियम नवाज। ठीक, अगर इन चारों की जो लास्ट स्पीच है आप उसको देखोगे तो वो स्पीच क्या होगी? इस स्पीच में क्या आपको समरी मिलेगी कि उनकी स्पीच ये होगी कि वो पहले क्रिटिसाइज करेंगे करंट गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद कहेंगे अगर हमें गवर्नमेंट मिली तो हम पॉवर्टी को इतना डिक्रीज कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को हम इतना डिक्रीज कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम ये बेनिफिट हम देंगे। यानी कि जो अपोजिशन लीडर्स होंगे वो आपसे क्या डिस्कस कर रहे होंगे? अपोजिशन लीडर एक्सप्लेन कर रहे होंगे व्हाट शुड बी इन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जो अभी सिचुएशन है ये सही नहीं है, जो पॉलिसीज हैं ये बेटर नहीं है, इकोनॉमी में जो बेटर पॉलिसीज हैं वो हम फ्यूचर में लेकर आएंगे। तो स्टेटमेंट्स जिसके अंदर व्हाट शुड बी इन इकोनॉमी, व्हाट शुड बी इन इकोनॉमी, व्हाट आउट टू बी इन इकोनॉमी और वैल्यू जजमेंट्स। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स हैं जिनसे आप कंक्लूड करते हो कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वैल्यू जजमेंट की स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स आपकी व्हाट हाउ टू बी इन इकोनॉमी है, यानी करंट फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, ये फ्यूचर पॉलिसीज को एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये हमारे पास क्या है? वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो ये स्टेटमेंट्स की टाइप्स हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को भी यूज करते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को भी हम यूज कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट्स में भी नॉर्मेटिव और में भी पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डील्स विद करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स डील कर रही होती है आपके पास वैल्यू जजमेंट्स और व्हाट आउट टू बी इन इकोनॉमी, व्हाट शुड बी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, ये सब हमारे पास क्या है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए अभी हमने फर्स्ट सेशन में अंडरस्टैंड किया था
स्कॉर्सिटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम चॉइसेस करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। हमारी जो चॉइसेस होती हैं, ये जो हमारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉस्ट के चैप्टर के अंदर। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट यूज ऑफ नेक्स्ट अल्टरनेटिव रिसोर्स। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। हम कोई इवेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम किसी ऑप्शन को हम फॉरगिव भी कर रहे होते हैं। तो जिस ऑप्शन को हम फॉरगिव कर रहे हैं, जिस ऑप्शन को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस ऑप्शन की जो कॉस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव दैट वी गिव अप टू गेट समथिंग। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो किस पे बेस कर रहे होते हैं, चॉइसेस हमारी बेस कर रही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस कर रही होती हैं, ठीक है। हम जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे डिसीजंस टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट पे बेस नहीं करते। हमारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, वो इंक्रीमेंटल चेंजेस पर बेस कर रही होती है। हम मार्जिनल वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। लाइक देखें, दो इवेंट्स हैं, एक है इवेंट वन और दिस इज इवेंट नंबर टू, या एक्टिविटी वन एंड एक्टिविटी टू। लेट्स सपोज फर्स्ट एक्टिविटी की हमारी कॉस्ट कितनी है, 100 है, और फर्स्ट एक्टिविटी का बेनिफिट कितना है हमारे पास, 210 है। कॉस्ट ऑफ सेकंड एक्टिविटी इज 110, तो कॉस्ट ऑफ सेकंड एक्टिविटी, बेनिफिट ऑफ सेकंड एक्टिविटी इज 250। जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम, अगर हमें सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड एक्टिविटी है, उसे परफॉर्म करना या नहीं करना, हम टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट की बेसिस पे नहीं करेंगे, हम करेंगे इंक्रीमेंटल बेसिस पे। इंक्रीमेंटल बेसिस मींस हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट, यानी कि करंट माइनस प्रीवियस। जो आपका न्यू इवेंट है उसकी कॉस्ट 110 है, इसको हम माइनस कर देंगे लास्ट इवेंट की कॉस्ट से, तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो न्यू इवेंट, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी 10 है। तो न्यू इवेंट की जो कॉस्ट आपके पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इंक्रीमेंटल बेसिस है ना। तो हम मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं मार्जिनल बेनिफिट्स पे, टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट से हम कंपैरिजन नहीं करते। इस तरह बेनिफिट ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या था, 210 था, जब हमने सेकंड इवेंट किया तो हमारा जो बेनिफिट है वो बढ़ के कितना हो गया, 250 हो गया। तो हम टोटल बेनिफिट को नहीं देखेंगे, ओनली सेकंड इवेंट पे हमें क्या बेनिफिट मिला। तो सेकंड इवेंट पे हमें क्या बेनिफिट मिला, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, वो हम निकाल, उसका आंसर हमें देगा मार्जिनल बेनिफिट। तो मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है, चेंज इन टोटल बेनिफिट। टोटल बेनिफिट चेंज मीन्स करंट बेनिफिट माइनस प्रीवियस बेनिफिट। तो जो हम सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 10 है, और मार्जिनल बेनिफिट कितना है, 40 है। तो दिस मीन्स हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, हम डिसीजन उस वक्त लेते हैं जब मार्जिनल बेनिफिट क्या हो, ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट हो। अगर मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट है, दिस मीन्स अगर हम डिसीजन लेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जो बेस्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं, बेस्ट सिलेक्शन होती है, वो किस पर होती है, वो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट की कंपैरिजन पर होती है, ठीक है। अब देखें, इकोनॉमिक्स के जो मेन इश्यूज हैं, वो दो मेन आपके हमारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। एक इशू क्या होता है, तो टू बिग क्वेश्चन समराइज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाउ डू चॉइसेस एंड अप determining what, how and for whom goods and services get produced. एंड सेकंड वन इज, ये जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पर होते हैं या सोशल इंटरेस्ट पर होते हैं, ठीक है। अगर आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो ये भी ओके है। और आपकी जो एक्टिविटी है वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट में भी है, यानी सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सुपर
ओके, ठीक है, देखें, हम जो चॉइसेस कर रहे होते हैं उसमें व्हाट, हाउ एंड फॉर होम गुड्स एंड सर्विसेज गेट प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या आपके पास क्या है? इसका मतलब हमारे पास है, अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स डिसीजन मेकिंग, हमें अपनी बेनिफिट्स के लिए हमें किन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए ना। अगर मैं किसी कंट्री की एग्जांपल लूँ, तो किसी भी कंट्री के अंदर टोटल जो आउटपुट होता है वो 3 सेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ये 3 सेक्टर्स हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो टोटल आउटपुट ऑफ पाकिस्तान अगर 100 है, तो 100 का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना आउटपुट हो रहा है प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर आउटपुट एंड सर्विस सेक्टर आउटपुट। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 1947 से 1950 तक जो आउटपुट था, उस आउटपुट में एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना था? 80% एग्रीकल्चर का आउटपुट होता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिर्फ 10% था, सर्विस सेक्टर का सिर्फ 10% था, अप्रोक्स 10%, और एक्चुअली आपके पास 10% से भी दोनों का कम शेयर था। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था, इंडस्ट्रीज हमारे पास थी नहीं, और ना कोई सर्विस सेक्टर का कोई इंस्टीट्यूशन था। अगर हम करंट लास्ट डिकेड को देखें, तो लास्ट डिकेड मीन्स 19 2010 टू 2020। तो 2010 से 2020 की फिगर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, और पाकिस्तान का अगर आउटपुट 100 है, तो 100 के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? 25% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर कितना है? 25%। और सर्विस सेक्टर का शेयर कितना है? 55%। ये अप्रोक्स वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज क्या है आपके पास? सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो 55% से ज्यादा है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का शेयर आपके पास क्या है? 20, 21, 18, 19, ये आपके पास ईयरली आपकी क्या है? वैल्यूज हैं। तो हर कंट्री उन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती है जिससे उस कंट्री को प्रॉफिट बेनिफिट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब आपके पास क्या? आप देखें, सर्विस सेक्टर के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, और जो सबसे मेन सेक्टर है सर्विस सेक्टर का वो हमारे पास क्या? फाइनेंशियल सेक्टर। पिछले 5-6 डिकेड्स में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर हुई है। और बैंकिंग सेक्टर हमारे पास क्या है? की सब सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर। तो किस सेक्टर में किन गुड्स को प्रोड्यूस करना है? एग्रीकल्चर गुड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना है, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उन किस सेक्टर के अंदर जो बिजनेस है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिस सेक्टर की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स, आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज को कहा जाता है कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को कहा जाता है लेबर इंटेंसिव कंट्रीज। तो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज, अगर आप जापान को देखें तो जापान के अंदर एक एग्रीकल्चर सेक्टर ना होने के बराबर है। तो जापान का जो टोटल आउटपुट है वो आपके पास उसमें कैपिटल का शेयर, मशीनरीज का शेयर, टेक्नोलॉजी का शेयर ज़्यादा है, और लेबर का शेयर आपके पास क्या है? कम है। पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को आप देखें, इन कंट्रीज में लेबर का शेयर क्या होता है? ज़्यादा होता है। कैपिटल का शेयर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना है, लेबर को ज़्यादा यूज़ करना है, ये भी डिपेंड कर रहा होता है मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है इंसेंटिव्स ये जो अर्न कर रहे होते हैं। यानी कि हम करते कि आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने कैपिटल कितनी क्वांटिटी हमने लेनी है, लेबर की कितनी क्वांटिटी को हमने यूज़ करना है, जिससे आपका एक नेशन का कॉस्ट कम और बेनिफिट्स हमारे क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, देखें, हाउ टू रीड इक्वेशंस और हाउ टू रीड मॉडल्स। इकोनॉमिक लिटरेचर हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को, रिसर्च को, थ्योरी को प्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो दे आर 3 वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन इज थ्योरी, आप वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हो। लाइक अगर आपने डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज ड्यूरिंग 1990 टू 2010। ठीक है, आपने थ्योरेटिकल प्रेजेंट कर लिया। अब आपने
इस थ्योरी को मैथमेटिकल प्रेजेंट करना है तो आप सिंपल से ये तीन वर्ड्स लिख दोगे, आउटपुट इक्वल्स टू 10 - 2 p। तो ये क्या चीज है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड थ्योरी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इक्वेशन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। तो फंक्शन, मॉडल और इक्वेशन ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इन्हें यूज करते हैं ताकि हम हमारी प्रेजेंटेशंस क्या हो, ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ज़्यादा एक्यूरेट किस तरह होती है, ये अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं। देखें, जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं। मॉडल क्या शो कर रहा होता है, मॉडल शोज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लाइक डिमांड थ्योरी है, तो ये डिमांड के मॉडल में क्या है, क्यू इज सिंबल ऑफ क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इज सिंबल ऑफ, पी इज सिंबल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, तो मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होता है थ्योरी को। मॉडल इकोनॉमिक्स का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स मस्ट बी इकोनॉमिक। फाइनेंस मॉडल मींस वेरिएबल क्या होंगे आपके पास, फाइनेंस क्या होंगे। ठीक है, तो मॉडल और फंक्शन एक ही बात होती है। इक्वेशन, मॉडल, फंक्शन ये तीनों क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें, जब भी कोई हम रिसर्च करते हैं, इवन अगर हम सोशल साइंटिस्ट को आप रहने दें, नेचर साइंटिस्ट को भी आप देखें, देखें एक जो इंजीनियर्स कोई कार का नया मॉडल अगर उसने लॉन्च करना हो तो सबसे पहले उस कार का मॉडल बनाता है, और जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उस मॉडल को क्या करते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो इंजीनियर क्या करता है, उस मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है। इसी तरह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उस प्रोजेक्ट का एक मॉडल बनाते हैं। वो मॉडल जब एक्सेप्ट होता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट होती है। इसी तरह रिसर्च के अंदर भी सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। आप फाइनलाइज करते हो कि आपने क्या रिसर्च करना है, फिर उस रिसर्च का आप क्या करते हो, आप मॉडल बनाते हो। ठीक है, लाइक ये एक मॉडल है, ये मॉडल किस चीज़ का है, इम्पैक्ट ऑफ कंजप्शन, इम्पैक्ट ऑफ कंजप्शन है ना ऑन इनकम। ठीक है, तो इनकम और कंजप्शन की एक रिसर्च है, और इसका मैंने क्या बना दिया, इसका मैंने मॉडल मैंने बना दिया। तो मॉडल मैथमेटिकल मॉडल होता है, फंक्शनल फॉर्म के अंदर होता है। पहले आपका स्पेसिफिक मॉडल होता है जिसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं होती हैं, फिर उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं और उससे कन्वर्ट कर रहे होते हैं जर्नल मॉडल के अंदर। ठीक है, मॉडल को फिर हम क्या करते हैं, हम उसे टेस्ट करते हैं, यानी कि हमारी रिसर्च के दो आउटकम्स होते हैं। ठीक है, एक आउटकम क्या होता है, लाइकली टू बी ट्रू, और एक आउटकम क्या होता है, लाइकली टू बी फॉल्स। लाइक अगर आपने रिसर्च पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो हम हाइपोथेसिस का वर्ड यूज करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, या हमारी जो रिसर्च है वो क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। तो हम दो स्टेटमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं हाइपोथेसिस की हेडिंग में, स्टेटमेंट लाइकली टू बी फॉल्स एंड लाइकली टू बी प्रूवन। फिर उसके बाद ये जो रिजल्ट्स होते हैं, इन रिजल्ट की बेसिस के अंदर हम कंक्लूड करते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, देखें, किसी भी मॉडल के अंदर ये जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक इस मॉडल के अंदर क्यू और पी क्या है, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं आपके वेरिएबल्स। देखिए, एक दूसरा मॉडल है, इसके अंदर सी एक्स प्लस सी और आई। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर क्यू और पी कैपिटल वेरिएबल्स हैं, और इस इक्वेशन के अंदर सी और आई क्या है, हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन और मॉडल के अंदर ये जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अल्फाबेट्स क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक इसमें एक्स और सी स्मॉल है, इसके अंदर भी एक्स और सी क्या है आपके पास, स्मॉल है। तो जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, उन्हें कहा जाता है पैरामीटर, और उन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो पैरामीटर, कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये तीनों सेम ही चीज़ है। तो स्मॉल अल्फाबेट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं उन्हें, हम पैरामीटर भी कहते हैं और
कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस होता है रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, सिलेक्टेड वेरिएबल्स ना, क्यू एन पी और सी एन आई। अब इनका रिलेशन क्या होगा, इसका आंसर हमें कौन देते हैं, इसका आंसर हमें दे रहे होते हैं ये कांस्टेंट, पैरामीटर और कोफिशिएंट्स, ठीक है। देखें, जो पैरामीटर कोफिशिएंट विदाउट वेरिएबल होता है, यानी कि एक्स आपके पास क्या है, विदाउट वेरिएबल है, ठीक है। और सिंबल इनका कुछ भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स में। तो कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल लाइक ए एंड एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट पैरामीटर और इंटरसेप्ट कांस्टेंट। और वेरिएबल विद वेरिएबल, अपना कांस्टेंट विद वेरिएबल, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक है। तो पैरामीटर विदाउट वेरिएबल, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। और पैरामीटर और कोफिशिएंट विद वेरिएबल, तो सी और एच ये दोनों क्या आपके स्लोप है, ठीक है। इक्वेशन के इस तरफ जो वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। तो सी डिपेंडेंट है, और इस मॉडल के अंदर क्यों डिपेंडेंट है, इक्वेशन के इस तरफ जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पी इंडिपेंडेंट है और आई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। देखें, हमारा पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होता है, टू फाइंड रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम करते क्या, हम कैलकुलेट करते हैं इंटरसेप्ट एंड स्लोप को। इंटरसेप्ट का क्या फार्मूला है, स्लोप का क्या फार्मूला है, इनका जो एक्यूरेट फार्मूला होता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर हम इनके ज्योमेट्रिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है और इसे हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो हाउ टू रीड इक्वेशंस, मॉडल और फंक्शन। एक्स एंड ए बोथ आर इंटरसेप्ट, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एन एक्स बोथ क्या है आपके पास विदाउट वेरिएबल है, ठीक है। देखें, तो Q इक्वल्स टू एक्स माइनस सी पी, एक्स को हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, इफ वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू जीरो, दिस मीन C मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो Q इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स आपका क्या है, Q इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो Q इंटरसेप्ट है वो हमें क्या बता रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है टोटल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल्स टू जीरो। और इसकी सेंस क्या होती है, अगर ये डिमांड फंक्शन है और हमने एक्स और सी को कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू 10 आई, सी की वैल्यू 2 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड पे चेंजेस आएंगी, माइनस का साइन है, प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड कम होगी। लेकिन अगर प्राइस जीरो हो जाए, आपको ये गुड फ्री में मिले, तो आप मैक्सिमम इसकी कितनी क्वांटिटी होल्ड करोगे, आप इसकी मैक्सिमम 10 क्वांटिटीज होल्ड करोगे, क्योंकि पी को जीरो करते हैं, डिमांड किसकी इक्वल होगी 10। यानी ये प्रोडक्ट आपको अगर फ्री में मिलेगी तो आप इसकी कितनी क्वांटिटीज लोगे, आप 10 लोगे, ठीक है। इंटरसेप्ट की एक और इंटरप्रिटेशन भी होती है, वो क्या होती है कि जितने भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं, अगर ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने लिए हैं वो 100% डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, यानी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है। वो जो वेरिएबल्स मिस हैं वो उनकी टोटल वैल्यू क्या है क्यू के साथ, आपके सिलेक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, उसका आंसर कौन दे रहा होता है, इंटरसेप्ट दे रहा होता है, ठीक है। हर मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट की सेंस नहीं होती है, कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके साथ इंटरसेप्ट की सेंस होती है, ठीक है। तो किन के साथ सेंस होती है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो मैं यहाँ पर एक कीन्स कंजम्पशन फंक्शन में राइट करता हूँ। तो कीन्स कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है, कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, तो टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी पाई। तो इस इक्वेशन में सी नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी इनकम लेवल जीरो होगा तो आपकी टोटल कंजम्पशन क्या होगी, सी नॉट, वाई जीरो, टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू सी नॉट। तो कीन्स कंजम्पशन की थ्योरी के अंदर इंटरसेप्ट सेंस दे रहा है, जरूरी नहीं कि हर फंक्शन के अंदर इंटरसेप्ट सेंस दे, अगर सेंस ना दे तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो सिर्फ इतनी होती है, इफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज जीरो, टोटल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंटरसेप्ट, ठीक है। हमारा कंसर्न इंटरसेप्ट नहीं होता, हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है स्लोप।
स्लोप का ज्योमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का ज्योमेट्रिक फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो चेंज आ रहा है, या एक्स में और वाई में जो आपके पास चेंज आ रहा है, नोमिनेटर चेंज इन वाई और डिनोमिनेटर चेंज इन एक्स, इसमें से जो भी आंसर होगा वो आंसर क्या होगा आपके पास? स्लोप का आंसर होगा। ठीक है, तो ये स्लोप का ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में स्लोप का क्या बताया जाता है? इकोनॉमिक्स के अंदर स्लोप के बारे में बताया जाता है स्लोप इज राइज ओवर रन। स्लोप शोज द पर यूनिट चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है और इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट से हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू इंटरप्रेट स्लोप। लाइक इस इक्वेशन में स्लोप कितना आ रहा है? इंटरसेप्ट 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको फ्री में मिलेगा तो आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज होल्ड करोगे? 10 क्वांटिटीज होल्ड करोगे। लेकिन ये जो -2 है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 रुपी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ दिस गुड। अगर ये गुड आपके पास एक्स है, तो एक्स गुड की प्राइस में अगर 1 रुपए का इजाफा होगा तो एक्स गुड की जो क्वांटिटी होगी वो 2 यूनिट से क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो हमने इंटरप्रिटेशन की, इस इंटरप्रिटेशन को अगर हम कंपेयर करें इस डेफिनेशन से, तो ये डेफिनेशन क्या बनती है? ये डेफिनेशन बनती है कि एक वेरिएबल राइज वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल क्या होता है? रन वेरिएबल होता है। ठीक है, रन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो इक्वेशन की इस तरफ है ये वेरिएबल कौन सा है? रन वेरिएबल है। अब रन की तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। रन का मतलब आपका राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। लेकिन जो राइज वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली राइज। और राइज, कितना राइज, ये आपको यहाँ पर बताएगा पर यूनिट राइज। ठीक है, तो स्लोप क्या बता रहा होता है? स्लोप बता रहा होता है रिस्पॉन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, रन वेरिएबल, ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम स्लोप को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो ये जो वेरिएबल स्लोप की वैल्यू के साथ होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? 1 यूनिट से राइज करते हैं। तो स्लोप का जो रिजल्ट होता है वो होता है कि आपके पास वो होता है रिस्पॉन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल ऑफ थंब। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई, ये जो फाई है इसकी क्या वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या होगा? 22/7 और 3.14, 142। है ना? तो ये स्लोप, ये फाई की जो ये वैल्यू है, या ग्रेविटी की जो वैल्यू है, या दूसरे जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती? कि ये आपके पास क्या है? ये रूल ऑफ लॉ है। बहुत इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च होने के बाद उसको प्रैक्टिस किया गया है, उसको प्रूव किया गया है बार बार, और उससे ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, ये फिक्स नहीं, कभी चेंज नहीं हो सकती। थ्योरीज को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो जो ग्रेविटी है वो आपकी चेंज नहीं हो सकती, जो फाई की वैल्यू ये चेंज नहीं हो सकती, और दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? कि कोई भी थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है और उसकी जो थ्योरीज हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या हो सकती है? आपकी चेंज हो सकती है। तो ये जो स्लोप की इंटरप्रिटेशन है, ये जो राइज ओवर रन है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये भी आपके पास क्या? रूल ऑफ लॉ है। इसमें रूल ऑफ लॉ का काम क्या है? ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आपने क्या करना है? हमेशा 1 यूनिट से राइज करना है। 2 यूनिट से राइज नहीं होगा, 3 यूनिट से राइज नहीं होगा। तो प्राइस इंक्रीज इन 1 रुपी लीड्स टू क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाय -2। तो रूल ऑफ लॉ इसके अंदर क्या है? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा राइज होगा 1 यूनिट से, और हमारे पास जो स्लोप का आंसर आएगा चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स से, वो होगा क्या? वो होगा रिस्पॉन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर स्लोप कितना है? +5 है। तो हाउ टू इंटरप्रेट दिस
मॉडल, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? 1 rupee इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू 5 rupees इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो कंजप्शन की जो स्पेंडिंग है वो 5 रुपए से बढ़ रही है, किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन 1 रुपी। तो इनकम को हमने 1 यूनिट से राइज किया, और जो हमने +5 है इसको हमने किस तरह एक्सप्लेन किया? प्लस मीन्स कंजप्शन इनकम की वजह से बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है? 5 यूनिट से राइज हो रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट इसीलिए कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बाय लॉ हम क्या कर रहे हैं? हम इसे हमेशा 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये 1 यूनिट से हमेशा इंक्रीज होगा, ये रूल ऑफ लॉ, ये चेंज नहीं होता। हमारा जो कंसर्न होता है, जिस वेरिएबल का इम्पैक्ट देखना होता है, उसको हम हमेशा क्या करते हैं? डिपेंडेंट बना देते हैं, क्योंकि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो आंसर दे रहा होता है रन वेरिएबल का। जो डिपेंडेंट होगा वो क्या होगा? आपका रन वेरिएबल होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है? कि इंडिपेंडेंट के 1 यूनिट राइज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट के 1 यूनिट इंक्रीज होने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो हम स्लोप को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीड्स टू हाउ मेनी यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वन इनकम इंक्रीज बाय 1 रुपी और $1 लीड्स टू 5 रुपी और $5 इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम किस तरह रीड करेंगे? $1 इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स लीड्स टू 2 यूनिट डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, हम किसी कंज्यूमर की डिमांड देख रहे थे ना, तो उसी कंज्यूमर की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? एक्स गुड की अगर प्राइस $1 से बढ़ेगी तो वो 2 यूनिट्स क्या करेगा? उसकी कंजम्पशन, उसकी परचेजिंग, उसकी डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं, हम कंप्लीट कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च को रिजल्ट के बेसिस पे। तो ये हमारे रिजल्ट्स हमें कौन दे रहा होता है? ये कांस्टेंट दे रहे होते हैं, पैरामीटर्स दे रहे होते हैं और कोफिशिएंट्स दे रहे होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपने भी पढ़े होंगे। उन पैरामीटर्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है उसकी बेसिस पे हम अपने रिसर्च को क्या करते हैं? कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है इंटरसेप्ट एंड स्लोप। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? स्लोप। स्लोप क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखें, हमने अभी डिस्कस किया था किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होता है आपका? वर्डिंग। थ्योरी ऑफ डिमांड आपने एक्सप्लेन किया। प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, quantity demand decrease, other thing remain constant during selected period। अब उसकी आपने ग्राफ बना दिया, क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 10 - 2p। अब थ्योरी तो सिर्फ ये बता रही है कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। अब ये जो फंक्शन है, ये जो मॉडल है, ये क्या बता रहा है? ये रिलेशन भी बता रहा है और एग्जैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड भी बता रहा है। तो जो प्रेजेंटेशन होती है ये मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर भी और फाइनेंस के अंदर, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी क्विक हो और एक्यूरेट हो। ठीक है, थर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है ग्राफ। देखिए ग्राफ किस तरह बनाया जाता है और ग्राफ को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, ग्राफ्स को किस तरह रीड किया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी एग्जांपल थे उसको हम गो थ्रू करते हैं। हमारी दूसरी एग्जांपल थी ये वाली ना। ठीक है, कंजप्शन इनकम, ये वाली एग्जांपल लेते हैं और हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है आपका? ग्राफ भी होता है और शेड्यूल भी होता है। ठीक है, ग्राफ हमें क्या देता है? कर्व्स देता है। शेड्यूल हमें क्या देता है? वैल्यूज दे रहा होता है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? सी कंजप्शन इंटरसेप्ट 50 प्लस स्लोप हमारे पास क्या है? 5 और आई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजप्शन फंक्शन है। ये क्या बता रहा है? इनकम इंक्रीज, कंजप्शन इंक्रीज, 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू 5 यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। अब हम इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखें, जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं, हमने थर्ड
ग्रिड से हमने सीख लिया था ग्राफ किस तरह बनाया जाता है और ग्राफ क्या होता है। जब हम ग्राफ को अंडरस्टैंड कर रहे थे थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ ग्रेड के अंदर, तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि ये जो क्रॉस होता है वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। ये जो क्रॉस होता है इस क्रॉस को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन के अंदर वाई एक्सिस में जो भी वेरिएबल है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में इसमें कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ओरिजिन के अंदर वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, एक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ग्राफ का पहला जो पॉइंट होता है आपके पास ये होता है जब आप कहें कि एक्स और वाई की कोई फिगर्स आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ ये वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, +1, +2, +3, 4, 5। और ओरिजिन से बिलो वर्टिकल लाइन में ये क्या होती है आपके पास, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल, -1, -2। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें ओरिजिन से राइट साइड पे ये क्या होती है आपकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, और ओरिजिन टू लेफ्ट साइड क्या होती है आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज। ठीक है, ये सब आप सबको मालूम है। ठीक है, देखें मैथमेटिकल रूल हाउ टू प्लॉट ग्राफ विद हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखें सी डिपेंडेंट वेरिएबल है और आई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैथमेटिकल रूल क्या होता है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम ऑलवेज प्लॉट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो सी को हम हमेशा कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे अब हमने कौन क्या सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया है सी। तो वाई की जगह मैं क्या राइट करूंगा, सी राइट करूंगा, क्योंकि सी इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज प्लॉट ऑन वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम प्लॉट करते हैं ऑलवेज प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट कर दिया, आय और इनकम प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें ग्राफ बनाना है विद हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो हमने देखा था, हमने इस ग्राफ में पहला जो पॉइंट बनाया था वो ओरिजिन का बनाया था। तो ओरिजिन क्या शो कर रहा है, आई भी जीरो है और सी भी क्या है आपके पास, जीरो है। तो ग्राफ आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अब आपके ग्राफ का जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, कि नेक्स्ट किस पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को टच कर रही है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट लिंक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। देखें आई को अगर हम जीरो कर दें, इनकम इज जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये प्लस है, ये 50 है, इक्वल्स टू सी। तो इफ इनकम इज जीरो यानी कि इनकम आपकी जीरो, तो कंजम्पशन आपकी कितनी होगी, इसका आंसर हमें कौन देगा, ये इक्वेशन देगी। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि इफ इनकम इज जीरो कंजम्पशन इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो जब इनकम जीरो होगी उस वक्त कंजम्पशन हमारी कितनी होगी, कंजम्पशन हमारी होगी, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा हमारा, ये पॉइंट है आपका 50 का। तो हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। ग्राफ में जब भी हम पॉइंट कर रहे होते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस की, यानी ए पॉइंट पे 0, 50। ठीक है, ग्राफ नॉर्मली शेड्यूल से बन रहा होता है ना, हम तो इक्वेशन से बना रहे हैं, तो हम इसके साथ साथ इसका शेड्यूल भी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल शोज द टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ variables. Schedule shows the numeric facts about selected variables. So we have two variables, consumption and investment. Investment income. Income is zero. Total consumption equals to 50. ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट। अब हम बी पॉइंट की तरफ आते हैं। तो बी पॉइंट किस तरह बनेगा, लेट अज्यूम इफ इनकम इज टू, इनकम अगर हमारी 2 हो जाए, है ना, इनकम अगर 2 हो जाए तो हमारी जो कंजम्पशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इनकम को हम 0 की जगह क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। जब हम इसको 2 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 5 टू 10, 10 प्लस 50, तो टोटल कंजम्पशन हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू 60। तो इफ इनकम इज 2, कंजम्पशन कितनी हो रही है हमारे पास, 60। इसी तरह इनकम 1 भी कर सकते थे, इनकम अगर 1 करते तो कंजम्पशन क्या होती, 55। तो अब आपने सी पॉइंट आपने बनाना है। सी पॉइंट, इफ इनकम इज 3, अगर इनकम आपकी 3 हो जाए तो दिस मीन्स 3 5 15, और 15 प्लस 50 65, तो कंजप्शन क्या होगी आपकी, 65 होगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये शेड्यूल है, ये किसी का शेड्यूल है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो ये कीन्स कंजप्शन थ्योरी का शेड्यूल है। शेड्यूल क्या शो करता है, शेड्यूल शोज द tabulated presentation of variables, schedule shows the numeric facts about वेरिएबल्स। ठीक है, तो शेड्यूल और इक्वेशन, इक्वेशन से ही हमने शेड्यूल बनाया और इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया। और शेड्यूल हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, शेड्यूल से डायरेक्टली हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अभी पॉइंट क्या शो कर सर रहा है, ये शेड्यूल कंजम्पशन और इनकम का है या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का है? इनकम का, इनकम का यार। ठीक है सर। ठीक है, इनकम में है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट किया। अब हमने बी पॉइंट प्लॉट करना है, तो बी पॉइंट किस तरह प्लॉट करेंगे, इनकम आपकी यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगी आपकी इनकम 2 होगी। ठीक है, अब कंजप्शन यहाँ पर 50 है, तो बी पॉइंट पे कंजप्शन 60 है, तो 60 इससे बिलो तो नहीं होगी, 60 इससे क्या होगी, अबव होगी। लेट्स सपोज ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है 60 कंजप्शन। तो ये कंजप्शन है, इसको बिल्कुल आप 2 के ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है एक्स एक्सिस में इनकम है, जब इनकम आपकी 2 होगी तो टोटल वैल्यू ऑफ कंजप्शन इज 60। तो ये बी पॉइंट हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक, अब सी पॉइंट मीन्स इनकम हमारी कितनी है, 3। तो इनकम जब हमारी 3 होगी तो उस वक्त कंजम्पशन हमारी कितनी है, 65। तो ये 60 है तो 65 डेफिनेटली 60 से ऊपर कहीं पर होगा। तो ये आपका 65 है, तो 65 को हमने 3 से हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये कौन सा पॉइंट हमारा है, सी। अब हम लेबल कर रहे हैं तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 कॉमा 65। ठीक है, अब हम ए, बी और सी इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करें, इनको हम मिला दें, तो हमारे पास एक पॉजिटिवली स्लोप कर्व आएगा। ठीक है, ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये कर्व शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। और कर्व अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेलेक्टेड वेरिएबल्स। तो इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीज, कंजप्शन इंक्रीज। तो कोई भी ग्राफ आप देखें इस एंगल में हो, उसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। अब देखें ये शेड्यूल है, अब शेड्यूल में यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, ए, बी एंड सी। तो रियल लाइफ में जब हम शेड्यूल बना रहे होते हैं, आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, आप मंथली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, या आपकी इनकम लेवल मंथली बेसिस पर है या डेली बेसिस पर है, तो एक साल के फिगर्स लोगे तो आपके शेड्यूल क्या होगा, आपके पास बहुत बड़ा आपका टेबल होगा। तो इतने बड़े टेबल को देखकर हम डायरेक्टली बता नहीं सकते कि जो रिलेशन है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, कब राइज हो रहा है कब फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम अपनी रिसर्च को मोर प्रेजेंटेबल करने के लिए शेड्यूल से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ होते हैं, ये जो कर्व होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं, ये हमें आंसर दे रही होती हैं कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है। अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव रिलेशन है, अगर डाउनवर्ड होता तो क्या होता, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये कर्व हमें ये तो बता रही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दे रही है। यानी कि अगर इनकम 1 यूनिट से बढ़ रही है तो कंजप्शन के यूनिट्स पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हमें कौन देगा, इक्वेशन और मॉडल और फंक्शन दे रहा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपके पास मॉडल्स की। मॉडल शोज द algebraic एक्सप्रेशंस और मॉडल रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, 1 रुपी इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू
5 यूनिट और 5 रुपीज इंक्रीज इन कंजप्शन। ठीक है, तो हाउ टू रीड ग्राफ और इक्वेशंस हमने डिस्कस किया। तो हम किस तरह इक्वेशन को रीड करते हैं विद हेल्प ऑफ कांस्टेंट, इंटरसेप्ट कांस्टेंट एंड स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ, उन ग्राफ्स को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। वेरिएबल्स अगर ओवर टाइम हो तो जो ग्राफ होगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। और वेरिएबल्स आपका टाइम आपका कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल ग्राफ्स। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये होते हैं आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, डेटा। तो डेटा क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो डेटा अगर हमारा ओवर टाइम है तो क्या होगा आपका, टाइम सीरीज डेटा होगा। टाइम सीरीज का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, टाइम सीरीज ग्राफ होगा। और डेटा आपका ओवर टाइम नहीं है, टाइम आपका कांस्टेंट है। लाइक मैं आपसे पूछूं इस वक्त, तो आप बताएं कोरोना के केसेस बताएं, सिंध के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर क्या है, केपीके में क्या है। तो आप क्या बनाओगे, आप सिंध की फिगर दोगे, पंजाब की फिगर दोगे, केपीके की फिगर दोगे। टाइम कांस्टेंट है, 2021 के आप बता रहे हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, इन ऑब्जर्वेशन का जो आप ग्राफ बनाओगे, जो डेटा होगा वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। और उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल ग्राफ। क्रॉस सेक्शनल जो ग्राफ्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, पाई डायग्राम्स होते हैं और बार डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में एक वेरिएबल है और वाई एक्सिस में एक वेरिएबल है तो इस तरह के जो डायग्राम्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्केटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम बनाई थी अभी, ये क्या थी आपकी, स्केटर डायग्राम थी। कंजप्शन वाई एक्सिस, इन्वेस्टमेंट, इनकम एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये टाइम है। और द टाइम अगर डेटा का बिहेवियर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एयर्स गिवन है 73, 78, 83। और वाई एक्सिस में वेरिएबल कौन सा है, प्राइस ऑफ गैसोलीन ऑयल, डॉलर्स पर गैलन। ठीक है, तो गैसोलीन जो ऑयल्स हैं उनमें और द 5 डिकेट्स कब राइज हुआ कब फॉल हुआ, ये ग्राफ बता रहा है। तो ओवर द टाइम है तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ कहलाएगा आपका टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल जो ग्राफ होते हैं उसमें टाइम फिक्स होता है। लाइक ये एक आपके पास एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन इस कंट्री की किन हॉबीज के अंदर इन्वॉल्व है। टोटल पॉपुलेशन में से जो आपकी 9% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, आपके पास उनके हॉबीज क्या है, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और जो 11% है वो क्या कर रही है, अटेंडिंग रॉक कॉन्टेंट। और जो 8% है वो डांसिंग कर रही है। बाकी आपके पास गोइंग टू जू, ये डिफरेंट आपके पास क्या है, परसेंटेज और पॉपुलेशन है उनकी हॉबीज़ को ड्यूरिंग फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाई डायग्राम। इसे हम बाई डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम पाई डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केटर डायग्राम में क्या होता है, वाई एक्सिस में एक वेरिएबल होता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो स्केटर डायग्राम अगर आपकी अपवर्ड शोप में पॉइंट बन रही है, जिस तरह अभी हमारे एग्जाम्पल में बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लाइक डायग्राम नंबर ए में एक्सपेंडिचर और इनकम को कंपेयर किया हुआ है, इनकम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड स्लोप हो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में इंटरनेशनल कॉल्स हैं और जो वाई एक्सिस में है उसके अंदर आपके पास क्या है, और प्राइसेस हैं। तो प्राइसेस जो जो आपकी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल कॉल्स आपकी कम होती जा रही हैं, प्राइसेस कम हो रही है, इंटरनेशनल कॉल्स आपकी क्या हो रही है, राइज हो रही हैं। तो अगर हम इसका एवरेज बिहेवियर देखेंगे तो ये क्या आपके पास इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और इनको और डायग्राम्स हम देखते हैं। ये कर्व क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक्स इंक्रीज और वाई, एक्स के इंक्रीज होने से वाई क्या और आपका इंक्रीज हो रहा है। बी क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है ये भी पॉजिटिव कर रहा है, बट ये स्पीड ऑफ वेरिएबल्स को बता रहा है। स्पीड ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि
एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, रिकवरी लाइन है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अंदर जो आपके डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस आपका कवर होता जा रहा है, ऐसे ऐसे आपके पास क्या हो रहा है, रिकवरी टाइम आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट होते जा रहा है। अब देखें, अब ये लाइन आपके पास क्या है कि पहले मिनिमम पे जा रही है, उसके बाद क्या हो रही है, राइज हो रही है। अब ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज के अंदर एक कुछ पॉइंट्स के अंदर चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स दोनों की स्पीड में आपके पास क्या है, डिफरेंस है। तो किस वेरिएबल की स्पीड में ज़्यादा आपके पास चेंजेस आ रही है, किस में कम आ रही है, ये जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर हम डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो ये स्टीपर है, ये हमारे पास क्या है, ये लेस स्टीपर है। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल क्या चेंजेस होती हैं, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, अगर हम ग्राफ बनाते इस मॉडल का, तो इंटरसेप्ट 10 होता, प्राइस इंक्रीज हो रही होती तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर पी को हम 0 कर दें, डिमांड इक्वल्स टू 10, और पी को अगर हम 1 कर दें तो इसका मतलब क्या, 2 1 1, क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 8। तो स्लोप अगर नेगेटिव हो तो दिस मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप, और उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ किस तरह का बनता है, वो आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ये नेगेटिव आपके पास क्या है, कर्व है। इसी तरह कर्व आपकी लेस स्टीप होती है, और तो स्टीपर और फ्लैटर कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं, उनका मैक्सिमम पॉइंट भी होता है और मिनिमम पॉइंट भी होता है। मैक्सिमम मीन्स आपकी जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आ रहा है, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आ रहा है, और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और जो आपकी अलजेब्रा की क्लास होगी उसके अंदर आप अंडरस्टैंड करोगे तो मैक्सिमा किस तरह निकाला जाता है, मिनिमा किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो जो आपकी डेरिवेशंस होती हैं, फर्स्ट डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन मेथड से हम मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन के साथ साथ अनरिलेटेड वेरिएबल्स, अगर ग्राफ इस तरह का हो, तो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, इस ग्राफ को कहा जाता है हॉरिजेंटल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या है, 75 है। 75 पे x की वैल्यू 20 है, x आपका राइज हो रहा है, और 75 पे x आपका 40 पे पहुंच गया, 75 पे ये x आपका 60 हो गया, यानी x में चेंजेस आ रही हैं लेकिन y रिमेन सेम। अगर कोई कर्व इस शेप के अंदर हो तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल शेप कहते हैं। और हॉरिजेंटल शेप का मतलब आपका क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल, x और y के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अनरिलेटेड, और y इज कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह जो वर्ड ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, ये वर्टिकल शेप कर्व कहलाता है। वर्टिकल शेप कर्व में x कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल में y कांस्टेंट होता है। तो वर्टिकल शेप कर्व क्या शो कर रहा है, ये आउटपुट ऑफ फ्रेंच वाइन है, और एक्स एक्सिस में क्या है हमारे पास, रेनफॉल इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में रेन ज़्यादा हो या रेन कम हो, जो फ्रेंच वाइन का आउटपुट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वो 3 बिलियन बॉटल्स बना रही है, बारिश कम हो या ज़्यादा हो, वो उनकी जो क्वांटिटी होगी पर ईयर प्रोडक्शन वो 3 बिलियन ही होगी। ठीक है, तो 5 रेनफॉल में भी 3 बिलियन आपके पास क्या है, गैलन ऑफ वाइन बना रहे हैं। 10 मिली लीटर रेनफॉल में भी 3 बना रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ भी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। ठीक है, और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन अभी हमने अंडरस्टैंड किया, स्लोप किस तरह निकाला जाता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स में चेंज इन वाई क्या है हमारे पास, ये वाई वेरिएबल है 6 - 3, तो चेंज इन वाई आपका 3 आया, और चेंज इन एक्स कितना है, इस पॉइंट पे आपके पास क्या है 6, और इस पॉइंट पे आपके पास क्या है 2, तो 6 - 2, एक चेंज इन एक्स क्या है आपका 4, तो 3 में से 4 को डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है आपका
सेम होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व लाइंस होती हैं उनका स्लोप किस तरह निकाला जाता है, अगर मैक्सिमम बन रहा है तो मैक्सिमम पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का हम क्या निकालते हैं, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। इसी तरह अगर मिनिमम की तरफ आपका कर्व है तो हम मिनिमम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट पे हम क्या कर रहे होते हैं, ग्राफ निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में शिफ्टिंग क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, ये सब डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड को हम डिस्कस हम कर रहे होंगे। यस नवीन, एनी क्वेश्चन?